तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने साइंस को कंटिन्यू किया हुआ है। साइंस में हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं, बॉटनी में भी बैक्टीरिया पे डिस्कशन कर रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम लोगों ने एंड कर लिया है, तो जिन लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री को नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकते हैं या पूरा साइंस कंप्लीट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी चारों सेक्शन शामिल होगा। जो टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है वो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से है, तो उसे हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ताकि ये भी चीज़ें जुड़ता है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों से। जब मैंने पहला इंट्रोडक्शन क्लास लिया था फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो मैंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की थी कि एक्चुअल में टेक्नोलॉजी क्या है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी जो हम पढ़ते हैं, इसी का एक अप्लाइड फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी, जिसे नए तरीके से पढ़ा जाता है, जो अप्लाइड रूप में हमारे सामने आता है। तो प्रारंभिक परीक्षा में मुख्यतः साइंस के जो ज़्यादातर प्रश्न होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी से होते हैं। मैक्सिमम प्रश्न, जैसे कि 10 प्रश्न पूछ रहा है तो उसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, जिसमें करंट की भी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज वगैरह दिया गया, कुछ नई चीज़ें साइंस में आई करंट में, तो वो चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होती है प्रश्न में। जब मुख्य परीक्षा हम लोग जाते हैं, टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन से प्रश्न पूछा जाता है, और टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन का मतलब होता है कि सीधे सीधे टेक्नोलॉजी से ही पूछा जाता है प्रश्न। वहाँ से प्योरली जनरल साइंस से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछ लिया जाए, या फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ अप्लाइड फॉर्म जिसे हम लोग यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं, तो उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा गया। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ प्रश्न टेक्नोलॉजी से भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है। कहाँ पे? प्री में। तो जब हम लोग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उस दृष्टिकोण से पढ़ लेंगे, ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है प्रारंभिक परीक्षा में टेक्नोलॉजी से, तो 2-3 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी वाला भी उसमें इंक्लूड होता है। सामान्यतः टेक्नोलॉजी के ऐसे प्रश्न होते हैं जो करंट से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप करंट का अध्ययन करते जा रहे हैं, समसामयिक चीज़ों पे आपका फोकस है, तो आपको टेक्नोलॉजी वाला प्रश्न भी वहीं से मिल जाएगा। आपको प्योरली मुख्य परीक्षा के लिए, प्री के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, वो सिर्फ मेंस के लिए ही पढ़िए, वो मेंस में काम आएगा। मेंस के लिए जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन, उसको मेंस के फॉर्मेट के तरीके, जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है उस तरीके से हम लोगों को लिखना भी है। वहाँ पे कैसे फ्रेमिंग करना है, आंसर राइटिंग कैसे करना, वो सारी चीज़ें हम लोग टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में देखेंगे। अभी मेरा फोकस है कि साइंस अगर ये कंप्लीट आप पढ़ते हैं तो साइंस के जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं वो प्रश्न गलत नहीं होंगे, फिर साइंस में भी आपका 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन सही होने लगेगा, जो आपके प्री के सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्री होगा तभी आप जाएंगे मेंस में, फिर उसके बाद मेंस में आपका परफॉर्म रहेगा। अगर साइंस ये समझे रहेंगे तभी आपको टेक्नोलॉजी भी समझ में आएगी। जैसे कि मैं बताता हूँ अक्सर कि आपका जब अवधारणा जब क्लियर होगा तो आगे की चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाती हैं। तो ये भी ज़रूरी है पढ़ना, ताकि साइंस की बेसिक चीज़ें भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी जा कर के आप मुख्य परीक्षा में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कई सारे टर्म्स यूज आएंगे जो यहाँ पर हम लोग पढ़े होंगे लेकिन वहाँ पर लिखना होगा, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया पे डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने कई सारे बिंदुओं पर डिस्कशन किया, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, न्यूट्रिशन उनको कैसे मिलता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया, कई सारे बैक्टीरिया हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए लाभदायक है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया कि लाभदायक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, या बैक्टीरिया से क्या क्या लाभ हो सकता है, जिसमें कई सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। जिसमें हम लोगों ने यह भी देखा कि बैक्टीरिया का प्रयोग हमारे बॉडी के स्टोन को भी तोड़ने में किया जाता है। जैसे कि पथरी बन गया जो है कि पित्ताशय में या किडनी में जब स्टोन बनता है, तो ये सब तोड़ने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ऐसे ही मैंने बताया कि समुद्र में जब तेल का रिसाव होता है, जहाज़ें जब किसी तरीके से डैमेज होती हैं या किसी अन्य तरीके से तेल का रिसाव होता है, तो बहुत ही खतरनाक होता है बाकी जहाज़ों के लिए और समुद्री जो जीव जंतु हैं उनके लिए। तो उसके लिए डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती, जो अमेरिकी वैज्ञानिक है, भारतीय मूल के, उन्होंने एक जो है कि बैक्टीरिया जीवाणु की खोज की, जो उस तेल को क्या करेगा, तोड़ देगा, हाइड्रोजन और कार्बन में तोड़ देगा, तो तेल फिर नुकसानदायक, उसका जो इन्वायरमेंटल जो दुष्प्रभाव है वो दूर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था कि बैक्टीरिया किस प्रकार से हमारे लिए, हमारे समाज के लिए लाभदायक है। आज हम लोग बात करेंगे कि बैक्टीरिया के हानि क्या क्या है, या कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं, कई सारे रोग वगैरह तो फैलाती हैं। उसके अलावा भी बैक्टीरिया भूमि की उर्वरा शक्ति को भी कम कर देती हैं बैक्टीरिया। जैसे हम लोगों ने देखा कि जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, पौधों में जा करके जो है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके। लेकिन कई सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकृत जो नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्राइट अमोनिया या नाइट्रेट है, उसको फिर से वो नाइट्रोजन में बदल देते हैं। इससे क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति घट जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे भी जीवाणु पाए जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ करके हम लोग 10-12 पॉइंट पे लिखेंगे, और ये पूरा इंपॉर्टेंट है, एकदम रट जाइए, एकदम दिमाग में आपके बसा होना चाहिए। यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो पूरे जो चीज़ें भी हम लोग नोट्स बनवा रहे हैं, या जितना भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो भी नोट्स मैं आपका बनवा रहा हूँ, वो नोट्स का एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है।
कोई भी पॉइंट्स ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं हो, जिसको आप छोड़ोगे बेकार है। बेकार कुछ भी नहीं है, एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। हर जगह से प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से मेरा नोट्स रहता है कि आपको फिर बाकी चीज़ों से मुक्ति मिल जाए। आप बार बार आप ना तो कोचिंग कर सकते हैं कि आप मुझसे पढ़े फिर जाके कहीं और पढ़े, फिर जाके कहीं और पढ़िए, नहीं आप ढेर सारी किताबें पढ़ सकते हैं क्योंकि आप कंपटीटर हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब में हैं, टीचर हैं या कोई और जॉब कर रहे हैं, अलग किसी नौकरी में है, तो उनके लिए भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो चलें किताबों का अध्ययन करें। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ज़्यादा कि मैं आपको जो नोट्स बनवाऊँ, ऐसा नोट्स बनवा दूँ कि फिर आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना हो, आपको ढेर सारी किताबें खरीदने की ज़रूरत ना हो, ना पढ़ने की ज़रूरत हो, ना आपको कोचिंग्स चेंज करने की ज़रूरत हो। ये तो मेरी गारंटी है कि जितना मैं मैटर आपको देता हूँ, जो भी कंटेंट मैं आपको देता हूँ, इतना कंटेंट आपको कोई भी नहीं देगा। चाहे ऑनलाइन में जाएंगे वहाँ भी कोई नहीं देगा, ऑफलाइन में आप पढ़ते हैं वहाँ भी कोई नहीं देगा। इस तरीके से लिखवा करके तो कोई नहीं देगा। हाँ, ये काम कर सकते हैं लोग कि आपको किताब सजेस्ट कर दें, आपको प्रिंटेड मटेरियल दे दें, और कोई काम नहीं आता, ध्यान रखिएगा। प्रिंटेड मटेरियल आपका रखा रह जाएगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे जब तक कि आपका खुद का हैंड रिटन नोट्स हो। और नोट्स भी उस सीक्वेंस में, उस क्रम में होना चाहिए, ताकि उस जगह पर वो चीज़ें लिखी होनी चाहिए, तभी वो दिमाग में आता है। तो इतना मेहनत आपके लिए शायद ही कोई करता, कोई नहीं करता। मेरे जहाँ तक रिसर्च है मेरा, बड़ी बड़ी कोचिंग से लेकर के छोटी कोचिंग्स में जानता हूँ, इतना डिटेल में जा करके इतना मेहनत कोई नहीं करता है कि लिख करके समझा करके आपको पढ़ाए, जो कि ऑफलाइन का बेसिकली यही मोड है। ऑफलाइन में भी हम लोग जब पढ़ाते थे, या बाकी के जो लोग भी पढ़ाते रहे, साइंस हमारे से भी बहुत सारे लोग पढ़ाते रहे, वो लोग भी उतना डिटेल में जाके नहीं, बस वो समझाए, 4 पॉइंट्स लिखा दिए, उसके बाद बोल दिए कि जाके किताब से वहाँ से पढ़ लो, या फिर उनका कोचिंग का एक अलग से प्रिंटेड मटेरियल बना होता था, उसे दे देते थे कि वहाँ जाके पढ़ो। एक्चुअल में जब आप 2-3 जगह से पढ़ते हैं तो आपके लिए बड़ी कन्फ्यूजन होता है। बैक्टीरिया मैं पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद कर दूँ कि बैक्टीरिया मैंने नोट्स दिया है प्रिंटेड मटेरियल, उसमें जाके पढ़िए, फिर मैं कुछ पीडीएफ मटेरियल दे दूं, बोले वहां जाके पढ़िए, तो आपका अंदर सब घाइच पाइच हो जाएगा कि आप क्या कहाँ जा करके फिर कैसे पढ़ेंगे। आपको रिवीजन करना हो तो क्या करेंगे, आप 3-3 किताबें एक सब्जेक्ट के लेकर के बैठेंगे कि 3-3 लेकर के बैठे और पढ़ें, आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर एक ही नोट्स है आपका, जिसे पता है कि बस इसी नोट्स को मुझे रगड़ देना है अच्छे से, तो काम हो जाएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ताकि वहाँ आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। यानी एक आदमी एक जगह ज़्यादा एनर्जी लगा के मेहनत कर सकता है, न कि 3 जगह जा करके एनर्जी लगा करके मेहनत कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। ये उसके लिए है जब समय पर्याप्त हो। आपने मेरा नोट्स खूब अच्छे से पढ़ लिया, एकदम रट गए हैं, अब आपको लगता है कि मेरे पास समय भी बहुत है, एनर्जी भी मेरे पास बहुत है, अब मैं कुछ और भी जानना चाहता हूं, तो आप पढ़िए। क्योंकि सिविल सर्विसेज में सिर्फ एक चीज़ पढ़ना नहीं होता, आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी होती है। 5 जीएस पढ़ने होते हैं कंप्लीटली, 5 का उसमें 6-7 कर लीजिए, करेंट अफेयर और इकोलॉजी इन्वायरमेंट। 7 जीएस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, नोट्स पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, कई सारी चीज़ें करनी है उसमें। उसके अलावा आपको जीएस मेंस के लिए तैयार करना है, सारे मैटर आपको टेक्नोलॉजी तैयार करना है, एथिक्स तैयार करना है ना। फिर जो स्पेशल है, स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, ये भी तैयार करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। तो आपका पूरा एनर्जी इसी में जाएगा। आपकी एनर्जी फालतू जगह अगर जाती है कि मैं चल करके किताबें पढ़ लूँ, फिर यहाँ कोचिंग बदल लूँ, वहाँ कोचिंग बदल लूँ, तो इससे टाइम लॉस होता है और आप उतना गेन भी नहीं कर पाते। आप घाइच पाइच हो जाता है, आपका दिमाग डायलेमा में फंस जाता है कि किसको मैं पढ़ूँ, इनको पढ़ूँ, इनको पढ़ूँ, इनको पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। जब ढेर सारी किताबें एक ही विषय की होती हैं तो आप कन्फ्यूजन में होता है। उसी का सोल्यूशन हूँ मैं कि आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। आपका जो फोकस होना चाहिए वो कॉन्सेंट्रेट हो जाए कि हमें ये चीज़ें पढ़ना है और इसके अलावा हमें प्रैक्टिस कर लेना है। बस मैं 2 ही चीज़ बोलता हूँ अपने क्लास में हमेशा कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरा नोट्स खूब अच्छे से तैयार कर लेना है। लेक्चर को देखते हुए, सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे तो काम नहीं होगा, लेक्चर देखेंगे तो आपके दिमाग में 60 से 70% चीज़ें घुस जाएगी, समझ में भी आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नोट्स का एक एक शब्द आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पे वर्क कर लेना है। बस 2 चीज़ें करना है, पहले नोट्स, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। इतना ही करना है, इतने में ही आपका समय हो जाएगा। यानी इतना करते करते ही आप थक जाएंगे। इतना खूब अच्छे से कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, 100% काम हो जाएगा, निकल लेंगे, कोई भी एग्जाम निकल जाएगा आपका। फिर आपको भटकाव की जरूरत नहीं होगी, आप भटकेंगे नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्री 1-2 बार रुकता है तो आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं मुझसे कमी हो गई है, मैं मेहनत नहीं कर पाया हूँ इतना, या क्वेश्चन मैं टैकल नहीं कर पाया हूँ। ये आपके अंदर की, आपकी एनर्जी की वजह से ऐसा होगा। बाकी आपको भटकना नहीं होगा कि प्री नहीं हो पाए तो फिर से हम पढ़ें, वो आप फील नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं मेरे पास पर्याप्त चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं मैं उतना मेहनत नहीं कर पाया, इसलिए आपको फिर से वो मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खुद पे जो वर्क करेंगे तो कई सारी चीज़ें आप मेरे ही नोट से निकाल लेंगे, कई सारी चीज़ें निकाल लेंगे। आप समझ जाएंगे कि यहाँ से थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, यहाँ से और मेहनत करने की ज़रूरत है। जब प्रिपरेशन करते हैं आप सिविल सर्विसेज की तो आपका फुल डेडिकेशन मांगता है। डेडिकेशन यही होता है कि आप नोट्स जब पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ से चीज़ों को खोजिए, निकालिए, समझिए, प्रश्न ऐसे क्यों पूछा गया है,
कहाँ कहाँ किन किन सेक्शनों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पर आपको वर्क करना है। कहाँ पे आप प्रश्न गलत कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस करते दौरान लग रहा है कि नहीं यहाँ सही नहीं हो रहा, या पेपर आप दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न हमारे कुछ गलत हो जा रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, तो वहाँ से मेहनत करिए। क्योंकि प्री अगर आप दे रहे हैं तो ध्यान रखिए, प्री में आपका कंठस्थ करने का जो कैपेसिटी है वो भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल दें कि सिर्फ दिमाग में पल्ली हो गया, आपको रटने वाली कैपेसिटी भी होनी चाहिए, ताकि प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारे तथ्य पूछे जाते हैं, वो तथ्य आपको कम से कम इतना दिमाग मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर आप एक पढ़ ले रहे हैं तो कम से कम 1-1.5 महीना आपके माइंड में रहे वो तथ्य। हालांकि फैक्ट बहुत लंबे समय तक दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन आपकी वो कैपेसिटी डेवलप करिए कम से कम 1 से 1.5 महीने तक वो आपके दिमाग में रहे, ताकि अब एग्जाम में जाए तो आप क्लिक कर जाए आपके दिमाग में कि हाँ इसका आंसर ये होगा। और मात्र 2-4 क्वेश्चन का हेरफेर होता है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपका 5 से 7 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, आप आ जाएंगे मेरिट से ऊपर चले जाएंगे, यानी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और लिए हैं लोग ऐसे हमारे साथ, मैंने जिन्हें जिन्हें गाइड किया अच्छे तरीके से, उन लोगों ने उस पर मेहनत किया है तो उनका सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट है मेरे पास, ढेरों रिजल्ट है ऐसे। चलिए, तो अभी हम लोग बात करते हैं हानिकारक बैक्टीरिया। हेडिंग डाल लीजिए, आप लोग लिखते जाइए, मैं समझाते चला जाऊँगा। हानिकारक बैक्टीरिया, हानिकारक जीवाणु। देखिए, तो वहीं से शुरू करते हैं, भूमि की उर्वरता से। तो कई सारे जीवाणु ऐसे होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को कम कर देते हैं। क्या करते हैं वो, कि वो जो स्थिरीकृत नाइट्रोजन है, स्थिरीकृत नाइट्रोजन मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, कि जब नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देता है जीवाणु तो वो स्थिरीकृत नाइट्रोजन कहा जाता है, और ये जीवाणुओं के माध्यम से होता है। तो कई सारे जीवाणु स्थिरीकृत नाइट्रोजन को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं। एक होता है स्वतंत्र नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में है, यानी वायुमंडल में स्थित, लिखिए हमारे वायुमंडल में पाया जाने वाला, लिख लीजिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए अच्छे से। हमारे वायुमंडल में पाया जाने वाला नाइट्रोजन स्वतंत्र नाइट्रोजन होता है, स्वतंत्र नाइट्रोजन होता है, स्वतंत्र नाइट्रोजन होता है। यह स्वतंत्र नाइट्रोजन पौधे सीधे सीधे ग्रहण नहीं करते, नहीं कर सकते हैं। अतः कुछ जीवाणु इस स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं। इसके लिए जीवाणु नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं, नाइट्राइट में, नाइट्रेट आदि में बदल देते हैं। अतः नाइट्रोजन का नाइट्राइट, कॉमा लगा दीजिएगा, नाइट्रेट आदि में बदलना ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक, तो स्थिरीकृत नाइट्रोजन क्या हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया भी आ जाता है जो स्थिरीकृत नाइट्रोजन होता है। तो इसी को बोलते हैं स्थिरीकृत नाइट्रोजन। इससे क्या होता है, जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, अगर यह काम भूमि के अंदर हो रहा है तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अगर फिर इसी स्थिरीकृत नाइट्रोजन को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल दिया जाए तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है, घटती है। तो लिख लीजिए, जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भूमि में होता है तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और यह कार्य जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, विशेष तौर से राइजोबियम जीवाणु द्वारा।
विशेष तौर पर राइजोबियम जीवाणुओं द्वारा। क्लियर है? ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन भी किया था कि राइजोबियम कुल के जो जीवाणु हैं किस प्रकार से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ध्यान रखिए, ये जो राइजोबियम कुल के जीवाणु हैं इनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। तो यहीं पे लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि गौरतलब है या उल्लेखनीय है कि राइजोबियम कुल के जीवाणुओं का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब इसी का जस्ट अपोजिट करिए। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जा रहा है? जीवाणुओं के द्वारा। जो स्थिरीकृत नाइट्रोजन है उसे स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में बदलने का कार्य भी जीवाणुओं के द्वारा ही किया जाता है। जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है भूमि के अंदर तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है, लेकिन जब स्थिरीकृत नाइट्रोजन को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदला जाएगा भूमि में तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति घटेगी। और स्थिरीकृत नाइट्रोजन को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। तो एक तरफ जीवाणु के द्वारा ही भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ ऐसे भी जीवाणु हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को कम भी कर देते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। इसी प्रकार कई जीवाणु स्थिरीकृत नाइट्रोजनी यौगिकों को जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया आदि को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में लिख रहा है ना, स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। जैसे जीवाणु कुछ नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, इसी प्रकार माइक्रोकोकस थायोबैसिलस, ठीक। तो ये वाला तो खूब पूछा गया एग्जाम में, बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए। तो ये जीवाणु का नाम याद रखिएगा। क्या करता है ये? स्थिरीकृत नाइट्रोजन को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देता है। ये इसी कारण भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। उसके अलावा माइक्रोकोकस और थायोबैसिलस ऐसे कुछ जीवाणु हैं जो रिवर्स प्रोसेस में काम करते हैं, स्थिरीकृत नाइट्रोजन को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं। इसके अलावा आप लोग फूड पॉइजनिंग खूब देखे होंगे, सुने होंगे, कई बार होता है फूड पॉइजनिंग से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये फूड पॉइजनिंग भी जीवाणुओं के द्वारा ही होता है, जिसमें जीवाणु अपने विषाक्त पदार्थ को फूड में डाल देता है, उसको खाने से आदमी बीमार हो जाता है, कई बार आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। और ऐसे इलाहाबाद में एक बड़े यूनिवर्सिटी के छात्र नेता थे, उनकी भी मृत्यु फूड पॉइजनिंग की वजह से हो गई थी। तो लिख लीजिए, भोजन विषाक्तता का कारण भी जीवाणु होते हैं। कौन सा जीवाणु होता है इसमें? साल्मोनेला बैसिलाई, नाम रखिएगा। इसका कारण पूछा गया प्रश्न है आईएएस में। इसका कारण साल्मोनेला बैसिलाई। कई सारे पीसीएस एग्जाम में भी पूछे गए हैं और इसमें भी बैसिलाई नामक जीवाणु होता है। एक रोग होता है जो फूड पॉइजनिंग की तरह होता है, उसे बोलते हैं बाटुलिज्म रोग।
बाटुलिज्म, बाटुलिज्म रोग, जो एक प्रकार का फूड पॉइजनिंग ही होता है, फूड पॉइजनिंग ही होता है, POISONING, ठीक, फूड पॉइजनिंग ही होता है। इसका कारण क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम, ऐसे होगा, बाटुलिज्म नहीं, बाटुलिनम, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक जीवाणु होता है। देखिए, सामान्य जो फूड पॉइजनिंग होता है उसका कारण क्या है? साल्मोनेला बैसिलाई। इसमें भी वही काम होता है कि साल्मोनेला बैसिलाई क्या करता है, अपने विष को, अपने रासायनिक पदार्थ को भोजन में जो है कि मिक्स कर देता है। इससे खाने के बाद आदमी बीमार हो जाता है। एक रोग बेसिकली बाटुलिज्म होता है, ये भी फूड पॉइजनिंग की तरह होता है। इसे भी खा करके लोग बीमार होते हैं, मर भी जाते हैं। तो इसमें बेसिकली जो जीवाणु होता है वो क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम होता है। इसमें क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम का जो विष है वो भोजन में मिला देता है। तो दोनों समान तरीके से देखा जाए तो एक प्रकार की फूड पॉइजनिंग है, दोनों ही फूड पॉइजनिंग है। बाटुलिज्म एक विशेष प्रकार का फूड पॉइजनिंग है और ये सामान्य फूड पॉइजनिंग है जिससे भोजन विषाक्तता के तौर पे जानते हैं हम लोग। और दोनों कौन कर रहा है? ये कर रहा है जो है कि जीवाणु के द्वारा हो रहा है। क्लियर है? आगे लिखिए। अब तीसरा है ना, चौथा पॉइंट, कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को कोढ़ भी बोला जाता है, आप सुने होंगे, हालांकि बहुत कम नजर आता है। ये कोढ़ रोग बोला जाता है। गांव में परंपरा है कि कोढ़ नॉर्मली उसी व्यक्ति को होता है जो बहुत ही पाप किए होते हैं, ऐसी कुछ परंपरा है। लेकिन फिर भी चलिए, हम लोगों को उससे लेना देना नहीं है, किस वजह से होता है तो वही जाने। तो कोढ़ रोग का कारण भी क्या है? ये जो है कि जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है? याद रखिए, खूब प्रश्न पूछा गया ये है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये तो खूब पूछा गया, ध्यान रखिएगा। एक जीवाणु तो ये हो गया कोढ़ रोग का कोशिका, एक और जीवाणु होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमटासिस। दोनों में से कोई ऑप्शन हो, ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमटासिस, दोनों में से दोनों होगा तो दोनों हो जाएगा, एक होगा तो एक हो जाएगा, समझ लें। ये ध्यान रखिए, कुष्ठ रोग का कारण ही हो गया। इसी प्रकार टाइफाइड और कॉलेरा, इसे हैजा भी बोलते हैं। टाइफाइड और हैजा, ध्यान रखिएगा, हैजा को ही कॉलेरा कहा जाता है। हैजा को ही कॉलेरा बोलते हैं। हैजा को ही इंग्लिश में लिखा जाता है कॉलेरा। ये कैसे रोग हैं? ये पानी द्वारा फैलते हैं। कॉलेरा पानी और दूषित भोजन, गंदा खाना, दूषित भोजन द्वारा फैलते हैं, जिसका कारण जीवाणु होता है। अच्छा, अब देखिए टाइफाइड किस जीवाणु से फैलता है? ये भी पूछा गया प्रश्न है। इसे पीसीएस के बहुत पैटर्न प्रश्न है, इसे भी आपको याद होना चाहिए। टाइफाइड ये होता है साल्मोनेला टाइफी, ध्यान रखिए। और कॉलेरा या हैजा या कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी, नाम याद रखिए। ये हो गया 5 नंबर। 6ठा नंबर लिखिए। एक रोग होता है दंत क्षय, दांतों का क्षय होना, ऊपर वाला हिस्सा टूटने लगता है इसमें।
इसका भी मुख्य कारण माना जाता है, ये भी प्रश्न जो है कि शायद पूछा गया है पीसीएस वगैरह में कहीं, दंत क्षय का कारण क्या होता है? जीवाणु होता है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि जब हम खाते हैं खाना तो आप देखते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट के कण दांतों में फंस जाते हैं, तो वही क्रिया कर देते हैं जिसमें जीवाणु मुख्य भूमिका निभाता है, जिससे दंत क्षय होने लगता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं खाने के बाद अक्सर कहा जाता है खाने के बाद अच्छे से दांत को साफ कर लीजिए, और ये भी कहा जाता है कि रात में सोते समय एक बार ब्रश कर लीजिए। कई सारे लोग आप देखते होंगे खाने के बाद पतला तिनका लेकर के दांतों को सफाई करते हैं, तो एक्चुअली में वो तरीका तो गलत है, इससे दांतों में गैप बढ़ जाता है। लेकिन आप पानी से अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए, हाथ से ही कुल्ला कर लीजिए तो उससे साफ हो जाता है, या तो रात में सोते समय ब्रश कर लीजिए, इससे दंत क्षय का खतरा कम हो जाता है। तो दंत क्षय, इसे टूथ डी से भी बोलते हैं इंग्लिश में, टूथ डी से, DECAY लिखिए, दंत क्षय लिखिए। इसका मुख्य कारण जीवाणु तथा कार्बोहाइड्रेट के मध्य अंतर व्यवहार होता है जिससे दांत की सख्त संरचना क्षतिग्रस्त होने लगती है। इसके लिए उत्तरदायी जीवाणु, नाम याद रखिएगा, उत्तरदायी जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटोस और लैक्टोबैसिलस है। तो बेसिकली जो मुख्य जीवाणु है ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटोस, ध्यान रखिएगा ये, और इसके साथ लैक्टोबैसिलस की भी क्रिया होती है, जिससे दांत को ऊपर वाली जो संरचना होती है ना, दांत झर के गिरने लगता है, टूटने लगता है थोड़ा थोड़ा। दंत क्षय का मतलब ये होता है, आप देखते हैं महीन टुकड़े दांतों में से निकलने शुरू हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है जो लोग दांतों की मुख्य रूप से सफाई नहीं करते खाने के बाद। यही वजह है कि लोग अक्सर, आप तो सुनते होंगे, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि रात में खाना खाने से पहले आप दांत साफ कर लीजिए, उसके बाद कुछ मत खाइए, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो कण हैं वो दांतों से पूरी तरीके से निकल जाए, तो जीवाणु फिर उसके साथ क्या हो जाएगा, रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। नहीं तो वहाँ एक दूसरे से अंतर व्यवहार करने की वजह से ही दांत की ऊपर की जो सख्त संरचना होती है, कड़ी संरचना, वो टूटने लगती है, उसका क्षय होने लगता है। क्लियर? अब आइए 7वां नंबर, टिटनेस। आप लोगों को पता है टिटनेस को और भी कई नाम से जाना जाता है, टिटनिस भी लिखा जाता है इसे, टिटनिस। इसी को हिंदी में बोला जाता है धनुष टंकार। ध्यान रखिएगा, हिंदी वाला नाम याद रखिएगा, एक बार IAS में पूछ दिया था धनुष टंकार रोग का कारण क्या है, तो धनुष टंकार रोग ही नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअल में धनुष टंकार होता क्या है, तो उसी टिटनेस को ही बोलते हैं धनुष टंकार, और इसका भी कारण जीवाणु होता है। टिटनेस या धनुष टंकार का कारण क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु होता है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु होता है। इसमें टिटनेस में होता क्या है, रोगी का जो जबड़ा है ना वो जाम हो जाता है, इसे लॉक जा इसे बोलते हैं। इसमें रोगी का जबड़ा जाम हो जाता है, जबड़ा जाम हो जाता है, इसीलिए इसे लॉकजा बोलते हैं, इसीलिए इसे लॉकजा रोग भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया टिटनेस में क्या होता है, लॉकजा हो जाता है, रोगी का पूरा जो जबड़ा है वो जाम हो जाता है, मुंह नहीं चल पाता है उसका, तो लॉकजा होता है टिटनेस के दौरान। और टिटनेस के इंजेक्शन वगैरह आप लोगों को पता है कि लगता है। टिटनेस में होता क्या है, कहीं कट जाए लोहे वगैरह से, जिसमें मूर्छा वगैरह लगा हो, जंग वगैरह लगा हो, जिससे हम लोग मूर्छा बोलते हैं, जंग लगा हो, तो उसमें फिर वही जीवाणु क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु एक्टिव हो जाता है, जिससे एक रोग हो जाता है, लॉकजा रोग हो जाता है। तो इसलिए उसका इंजेक्शन लगवा लिया जाता है कि आपको जब भी ऐसा कोई घटना घटे जा करके इंजेक्शन लगवा लीजिए। 30-40 रुपये में इंजेक्शन लगता है, एक इंजेक्शन लगेगा बस। इसके अलावा अगला रोग प्लेग। देखिए प्लेग के बारे में, प्लेग ऐसा रोग है जो सीधे सीधे नहीं फैलता है मानव में,
मतलब ऐसा नहीं कि जीवाणु सीधे सीधे प्लेग मानव के द्वारा फैलता है। प्लेग पहले चूहों को होता है, फिर चूहों से फिर मानव संपर्क में आते हैं, तब वहाँ होता है। सामान्यतः प्लेग चूहों में ही होने वाला रोग है, लेकिन उससे संपर्क में आने पर मानव भी दूषित हो सकता है प्लेग के द्वारा। तो लिखिए प्लेग, प्लेग पेस्टुला पेस्टिस, पेस्टुला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। परंतु यह रोग, ध्यान रखिएगा, परंतु यह रोग मच्छर काटने से नहीं होता, मच्छर काटने से नहीं होता, बल्कि चूहों द्वारा फैलता है। अर्थात यह रोग सर्वप्रथम चूहों में होता है, फिर चूहों से फिर मानव में पहुंचता है। अगर मानव अगर संदूषित होता है तो, अगर उसके संपर्क में चूहों के आ गए तो ये प्रश्न दो तरीके से पूछे गए कि प्लेग रोग किस में होता है, चूहों में होता है। प्लेग सर्वप्रथम किस में होता है, चूहों में होता है। किसके द्वारा होता है, पेस्टुला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, तो ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले किस में होता है, चूहों में होता है। मानव में कैसे फैलता है, चूहों से संपर्क होने के बाद तब ये रोग मानव में फैलता है, अदरवाइज मानव में ये नहीं आता है। सात हो गया ना, चलिए आठवां लिखते चलिए छोटे सा। ये निमोनिया, निमोनिया ये किसके द्वारा होता है, ये भी जीवाणु द्वारा होता है। कौन सा जीवाणु, ये धारण, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा। इसी प्रकार एक रोग है तपेदिक, तपेदिक समझ रहे हैं किसे बोलते हैं, बुखार को नहीं बोला जाता है, ध्यान रखिए। तपेदिक बोलते हैं टीबी को, तपेदिक, तपेदिक को बोला जाता है क्षय रोग भी, अब तो भारत से समाप्त हो गया है। क्षय रोग भी बोलते हैं इसी को, इसी को यक्षमा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी को टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोलते हैं टीबी। कितना नाम है देखिए, तपेदिक, यक्षमा, क्षय रोग और ट्यूबरकुलोसिस। टीबी आम बोलचाल की भाषा में आप लोग पता है, जानते ही हैं टीबी के बारे में। तो तपेदिक नाम आपको ध्यान रखना है, यक्षमा और जो है कि क्षय रोग, ये तीन चीज़ें। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, ये तो पता ही आप लोगों को, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। ये तो आप लोगों को पता है, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। अब सवाल उठता है कि टीबी का जो परीक्षण होता है वो कौन सा परीक्षण होता है। तो टीबी के परीक्षण को मॉन्टेक्स परीक्षण बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ब्लड लिया जाता है जो है कि त्वचा में, उससे चेक किया जाता है टीबी के बारे में कि एक्चुअल में टीबी आपको है या नहीं है। तो मॉन्टेक्स परीक्षण है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कभी। तो लिखिए टीबी को ब्लड टेस्ट से जांचा जाता है, टीबी को ब्लड टेस्ट से जांचा जाता है, जिसे मैनटॉक्स, सीधे सीधे तो बोल देते हैं मैनटॉक्स परीक्षण। अगर पूरा नाम लिखना हो तो लिख लीजिए, जिसे मैनटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन त्वचा परीक्षण कहा जाता है। मैनटॉक्स ट्यूबरक्यूलिन त्वचा परीक्षण कहा जाता है। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे मैनटॉक्स परीक्षण तो काम हो जाएगा। पूरा नाम इतना लंबा एग्जाम में देने वाला नहीं है, सिर्फ मैनटॉक्स आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं पूरा सिर्फ लिखवा दूंगा आपकी जानकारी के लिए, परीक्षण कहा जाता है। अच्छा, एक दवा भी है इसके लिए समानता, हालांकि दवा डॉक्टर से, लेकिन जो कॉमन दवा है जो चलती थी उस दवा का नाम है इम्यूनोसैलिक एसिड। टीबी और एक और रोग है जो है कि कुष्ठ, एक कॉमन दवा है जो टीबी और कुष्ठ दोनों रोगियों को दिया जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा, टीबी और कुष्ठ रोग के लिए एक कॉमन दवा
का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम एमिनोसैलिक एसिड है। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये मत समझिएगा कि टीबी के लिए और कुष्ठ के लिए एक ही दवा होता है, मतलब जो टीबी वाला खाएगा दवा वही कुष्ठ। एक दवा ऐसा है, कौन? एमिनोसैलिक एसिड, जो दोनों रोगियों को दिया जा सकता है। टीबी वालों को भी दिया जा सकता है, कुष्ठ वालों को भी दिया जा सकता है। बाकी टीबी के रोगियों के लिए अलग दवा और कुष्ठ रोगियों के लिए उनके लिए अलग दवा होती है। लेकिन ये एक दवा ऐसा है जो दोनों रोगियों को दिया जा सकता है। लिखिए, यह दवा दोनों रोगियों को दिया जा सकता है। इसी में लिख लीजिए, यह दवा दोनों प्रकार के रोगियों को दिया जा सकता है। रोगियों को दिया जा सकता है, ठीक ना? बस ये ध्यान रखना, ये जो दवा है दोनों प्रकार के रोगियों को जैसे एमिनोसैलिक एसिड, ये नाम मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में होना चाहिए। इसी प्रकार कौन सा नंबर है? 10वां था ना ये? 9वां, ठीक है, 10वां में ये तपेदिक 8, टिटनेस 8, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये तो कह रहे हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है। 10 नंबर, 11 नंबर पे आइए। देखिए 11 नंबर पे 3 डिप्थीरिया, ये भी खूब प्रश्न पूछा गया है। डिप्थीरिया को एक नाम और दिया जाता है, ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में डिप्थीरिया ने देखे, रोहिणी उसे बोलते हैं। डिप्थीरिया को रोहिणी भी कहा जाता है, रोहिणी भी कहा जाता है। यह कोरिन नाम आता है, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। नामक डिप ऐसे रहेगा, ऐसे कर लीजिए, डिप्थीरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। डिप्थीरिया हो गया। एक होता है इसी के साथ, बोलते हैं उसे कुकुर खांसी, या इसी को बोला जाता है काली खांसी। यह हीमोफिलिस नाम याद रखिएगा, ये बच्चों को अभी भी टीका लगता है इसका, हीमोफिलिस परट्यूटिस या बार्टेला, दोनों याद रखिएगा, बार्टेला परट्यूटिस। देखो, हीमोफिलिस परट्यूटिस या बार्टेला परट्यूटिस, ऑप्शन में से दोनों में से कोई एक रहेगा, एक मार दीजिएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सिर्फ यही लिखा गया है, दोनों में कोई भी ऑप्शन हो सकता है, दोनों जीवाणु इसके लिए होते हैं। बार्टेला परट्यूटिस या हीमोफिलिस परट्यूटिस, कुल मिलाकर परट्यूटिस प्रजाति के जीवाणु इसके लिए होता है। कुकुर खांसी या जिसे बोलते हैं काली खांसी, बहुत खतरनाक खांसी होता है, परट्यूटिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक, 2 हो गया इन दोनों के लिए। अच्छा, एक रोग और इसी में होता है, टिटनेस के बारे में मैंने बताया। तो इसके लिए बच्चों को एक वैक्सीन लगता है जिसे डीपीटी वैक्सीन बोलते हैं, ट्रिपल वैक्सीन इसे बोल दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी में लिख लीजिए कि टिटनेस लिखा जाता है, टिटनेस अब जो लिखना है लिख लीजिएगा, कुल मिला के वही। टिटनेस में क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है, तो मैंने लिखा दिया है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है। देखिए, उपरोक्त तीनों रोगों से बचाव के लिए नवजात शिशु को डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है।
लगाया जाता है। प्रश्न पूछा गया, खूब पूछा गया ये प्रश्न, पीसीएस से लेकर के आईएएस में खूब प्रश्न पूछा गया। डीपीटी का वैक्सीन किन रोगों के लिए दिया जाता है? तो 3 नाम आपको याद रखना है, यही किन तीनों के लिए डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है। किसको दिया जाता है? नवजात शिशु को, छोटे बच्चे को, जो बच्चा पैदा होते हैं 1-2 महीने के अंदर में, ये जो है कि वैक्सीन तीनों दे दिया जाता है। ट्रिपल वैक्सीन भी बोलते हैं, दिया जाता है। इसे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहा जाता है। एंटीजन वैक्सीन कहा जाता है। क्लियर? इसे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के नाम से बोला जाता है। इसी प्रकार जीवाणुओं से बचाव के लिए एक ड्रग तैयार किया गया जिसे बोला गया सल्फा ड्रग। बेसिकली ये सल्फा ड्रग जीवाणुओं से जो रोग फैलते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो थोड़ा सा सल्फा ड्रग के बारे में भी आप लोग लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए सल्फा ड्रग। ड्रग मतलब क्या होता है? औषधि, ध्यान रखिएगा। सल्फा ड्रग, सल्फा ड्रग किस लिए प्रश्न पूछा गया? सल्फा ड्रग का प्रयोग कब किया जाता है? जीवाणु जनित रोगों के लिए, वायरस जनित और बाकी कवक और जनित रोगों के लिए नहीं, जीवाणु जनित रोगों के लिए सल्फा ड्रग औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो लिख लीजिएगा सल्फा ड्रग। यह एंटीबायोटिक दवाओं का एक वर्ग है जिसका उपयोग जीवाणु जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। मैंने बताया एंटीबायोटिक को लिख रहे हैं क्योंकि एंटीबायोटिक काम क्या होता है? जीवाणु जनित रोगों के लिए ही होता है। एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक की सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर लिया है, तो आप इसे समझ पा रहे होंगे। सल्फा ड्रग को एक नाम और दे दिया जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग सल्फोनामाइड्स किया जाता है। सल्फा ड्रग को सल्फोनामाइड्स ध्यान रखिए, माइड्स के नाम से भी जाना जाता है। लिखिए प्रथम सल्फा ड्रग की खोज किसने किया था? लिखिए प्रथम सल्फा ड्रग औषधि, जैसे प्रथम एंटीबायोटिक औषधि, याद है ना किससे से बना था? कवक से बना था। किस कवक से बना था? सारी चीजें में लिखा, प्रथम एंटीबायोटिक। उसी प्रकार प्रथम सल्फा ड्रग औषधि, तो 2 चीजें ध्यान रखना है। एक तो प्रथम सल्फा ड्रग औषधि का नाम क्या है, दूसरा इसे खोजा किसने था। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न पूछा। प्रथम सल्फा ड्रग औषधि जिसका नाम प्रोंटोसिल था। इसकी खोज ऐसे कर लीजिएगा, इसकी खोज 1932 में जर्मन पैथोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? रोग विज्ञानी, जर्मन रोग विज्ञानी जर्मन पैथोलॉजिस्ट गेरहार्ड डोमगाक ने किया था। यह नसों के जरिए दिया जाने वाला लाल तरल पदार्थ यानी प्रोंटोसिल क्या था? नसों में लगाया जाता था। रेड रंग तरल पदार्थ से इंजेक्ट किया जाता था। एक प्रकार का सल्फा ड्रग था जो जीवाणु जनित रोगों के लिए होता है। इसी प्रकार अच्छा कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पे, सल्फा ड्रग औषधियों के एग्जाम्पल, उदाहरण, मतलब सल्फा ड्रग जो औषधि है उनके एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ। कुछ सल्फा ड्रग औषधि जैसे सल्फा मेराइजन, नाम याद रखिएगा थोड़ा टेढ़ा है, सल्फा मेराइजन, सल्फीसोक्साजोल, सल्फामेथिजोल,
सल्फा मेथिजोल, सिल्वर सल्फा डाइजिन, सिल्वर सल्फा डाइजिन, सल्फा सीटामाइड, सल्फा सीटामाइड, सल्फा गुआनिडीन, सल्फा गुआनिडीन, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड और सल्फामेराइजन। ये नाम याद रखिएगा, 4-5 नाम है, 2, 4, 6, 7 नाम है, बस ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से सल्फा ड्रग औषधि कौन सी है, या सल्फा ड्रग के रूप में किस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होता है सल्फा ड्रग? जीवाणु जनित रोगों के रक्षा के लिए। इसी प्रकार एक औषधि और है, ये भी क्या होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि इसे बोलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि। अब होता है क्या, देखिए सल्फा ड्रग औषधि में, सल्फा ड्रग औषधि काम करता है वहां पे जहां पे हमने रोग का पता लगा लिया, हमें ये जानकारी हो गई कि यह रोग का जो जीवाणु है कौन सा जीवाणु है, यानी इस रोग का जो कारण जीवाणु है वो कौन सा जीवाणु है। हमें स्पेशल जीवाणु का पता हो गया तो हम वहाँ पे सल्फा ड्रग औषधि चला देंगे कि वो जीवाणु जनित रोगों के लिए है, तो जीवाणुओं को उससे फिर हमें सुरक्षा प्रदान कर देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो रोग होता है उसका कारण कोई एक जीवाणु नहीं होता है, कई सारे जीवाणु होते हैं और हम पता ही नहीं कर पाते कि एक्चुअल में कौन सा जीवाणु है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ यह पता होना चाहिए कि अगर यह जीवाणु जनित रोग है लेकिन कौन सा जीवाणु यह नहीं पता हो रहा है, तो वहां पे फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम यह जानकारी नहीं कर पाते कि इसमें कौन सा जीवाणु बेसिकली किस प्रजाति का जीवाणु की वजह से ये रोग हुआ है। तो ऐसी स्थिति में फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि दिया जाता है जो कई प्रकार के जीवाणुओं पर काम करता है। सल्फा ड्रग औषधि विशेष जीवाणुओं पर काम करता है। तो जब हमें पता लग गया कि ये जीवाणु है, यहाँ पे सल्फा ड्रग औषधि काम करेगा, तो हमने सल्फा ड्रग औषधि दे दिया कि ये लो भाई सल्फा ड्रग मेडिसिन खाओ। लेकिन जब हमें पता लग गया कि इसमें कई सारे जीवाणु हैं लेकिन कौन सा जीवाणु ये नहीं पता हो पा रहा है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि ड्रग दे दिया जाता है। यह कई प्रकार के जीवाणुओं पे काम करता है, यानी जीवाणुओं के कई प्रजातियों के विरुद्ध ये काम करता है। तो लिख लीजिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि। लिखिए, जब कोई रोग जीवाणु द्वारा हो परंतु यह पता न हो कि कौन से जीवाणुओं के द्वारा यह रोग हुआ है, तो इस स्थिति में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि का प्रयोग किया जाता है। लिखिए, अर्थात यह औषधि कई प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक, इसीलिए इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि कहा जाता है। इसीलिए इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं ना? ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि क्या हो गया? जब हमें किसी रोग का कारण पता लग जाए जीवाणु है लेकिन कौन सा जीवाणु है नहीं पता चल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि देते हैं, क्योंकि यह औषधि कई प्रकार के जीवाणुओं की कई प्रजातियों के विरुद्ध कार्य कर देता है, तो वहाँ पे वो काम कर देता है। जैसे क्विनोल, कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्विनोलोन उदाहरण ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि के। क्विनोलोन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और एक है इंपॉर्टेंट है ये क्लोरेम्फे, इसका पूरा नाम बड़ा टेढ़ा है, क्लोरेम्फेनिकॉल
क्लोरेम्फेनिकॉल, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 नाम याद रखिएगा आप लोग, खासतौर से ये वाला नाम तो याद रखिएगा, क्लोरेम्फेनिकॉल। क्विनोलोन ये भी याद है, सब इंपॉर्टेंट है, चारों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसे बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि। क्यों बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि, ये भी आप लोगों ने जान लिया है, समझ लिया है। तो कुछ और चीज़ें लिख लेते हैं इसमें। अच्छा, अगला जो पॉइंट होगा हम लोगों का 14 नंबर, आप लोगों को पता है कि जीवाणु कई प्रकार के रोग फैलाते हैं, यानी जीवाणु रोग कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जीवाणुओं का प्रयोग बायोलॉजिकल वार में भी किया जाता है, जैविक युद्ध में भी किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें बम नहीं फेंका जाता, बल्कि जैविक युद्ध में हानिकारक रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को किसी दूसरे देश पर, किसी दूसरे क्षेत्र पर फेंक दिया जाता है। इससे क्या होता है, वहाँ पे वह रोग फैल जाता है, उस रोग से कई सारे लोग मर जाते हैं। तो बायोलॉजिकल वार में भी जीवाणुओं का प्रयोग किया जा सकता है, किया गया है कई बार, ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिएगा, जीवाणुओं का प्रयोग जैविक युद्ध में भी किया जाता है, जीवाणुओं का प्रयोग जैविक युद्ध में भी किया जाता है, युद्ध में भी किया जाता है। ठीक, ये तो हो गया हानिकारक जीवाणु, जहाँ हम लोगों ने देख लिया कि जीवाणु की क्या हानि है। कुछ इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य, 2-4 तथ्य लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ लिख लीजिए महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य जो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप जानते नहीं इसको। लिखिए, जैसे क्या होता है, जब हम फ्रिज में कोई सामान रखते हैं तो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। क्यों रहता है, जो अगर कोल्ड स्टोरेज में हम जा करके अपना अनाज, बहुत सारे आलू प्याज आप लोग देखते हैं, जा करके लोग कोल्ड स्टोरेज में रख करके उसको कलेक्ट करते हैं, स्टॉक करते हैं। क्यों ऐसा होता है वहाँ पर कि सुरक्षित रहता है? कारण यही कि शीत जो गृह होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है, या हमारे यहाँ जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें टेम्परेचर इस हद तक कम कर दिया जाता है, इतना टेम्परेचर कर दिया जाता है कि इसमें जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। हालांकि नष्ट नहीं होते, ध्यान रखिएगा, जीवाणु की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, नष्ट नहीं होता। इसी वजह से लंबे समय तक फ्रिज वगैरह में हमारा भोजन और बाकी चीज़ें रखा हुआ सुरक्षित रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें जीवाणु और बाकी के जो सूक्ष्म जीव हैं जो हानि पहुँचा सकते हैं, वो निष्क्रिय अवस्था में पहुँच जाते हैं, या उनकी वृद्धि रुक जाती है, विकास रुक जाता है। तो लिख लीजिए रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, लिख लीजिए फ्रिज एवं शीत गृह, इसे बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में तापमान अत्यंत कम रखा जाता है, कम रखा जाता है, जिससे जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है और सामग्री अधिक समय तक सुरक्षित रहती है। हालांकि फ्रिज में रखा हुआ खाना बहुत हेल्दी खाना नहीं माना जाता है, आप लोग को पता होगा, क्योंकि जब फ्रिज में हम कोई खाना रखते हैं तो वो जीवाणुओं की वृद्धि रुकती है, तो इसमें सिर्फ हानिकारक जीवाणु नहीं बल्कि जो लाभदायक जीवाणु उनकी भी वृद्धि रुक जाती है। तो फ्रिज में रखे हुए भोजन को एक्चुअली में जो है कि खाना नहीं चाहिए, खाना बनाइए और खाइए, खत्म करिए उसे। फ्रिज में मत रखिए कि फिर शाम को यूज करेंगे या सुबह यूज करेंगे, ये अलग चीज़ है कि रखा जाता है, प्रक्रियाएं है, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए ऐसे खाना अच्छा नहीं माना जाता है। खाना का मतलब होता है ताज़ा ताज़ा बना करके खाइए, फिर उसके बाद जब खाना हो तो फिर बनाइए फिर खाइए। तो ठीक, 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए। जैसे लाल सागर में लाल रंग का कारण साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोडेस्मियम है, है। एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जीवाणुओं को जंतु एवं पादप जगत में न रखकर एक अलग वर्ग मोनेरा में रखा जाता है, मोनेरा में रखा जाता है। जीवाणु को ना तो पूरी तरीके से हम उसको जंतु मानते हैं, ना तो पूरी तरीके से उसे
पादप मानते हैं, न तो इसे पौधा मानते हैं ना पूरी तरीके से हम जीव मानते हैं। एक अलग वर्ग ही बना दिया गया, इसे बना दिया गया, इसे मोनरा जगत में रखा जाएगा। तो ये तो हो गया जीवाणुओं क्या जो है कि हानिकारक जीवाणुओं के बारे में। एक लेक्चर और आएगा जीवाणुओं को लेकर के, वहाँ पे कुछ जो बची हुई चीज़ें, जैसे कि बचा हुआ है कि जीवाणु आकार के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं, वो मैं लिखवा दूंगा। उसके अलावा एक चार्ट में बनवा दूंगा जिसमें कुछ रोग, हालांकि कुछ रोगों पे हम लोगों ने यहाँ पे भी डिस्कशन कर लिया, लेकिन एक चार्ट भी बनवा दूंगा कि जिसमें कुछ रोग जो है कि जीवाणु द्वारा जो होते हैं वो बेसिकली लिख लेंगे हम लोग। तो मान के चलिए कोई छोटा लेक्चर होगा, इससे जीवाणु पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे जीवाणु से वो हैंडल हो जाएगा किसी भी एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, इससे ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में ही काम है, बाकी के एग्जामों में भी काम आएगा। जो लोग और एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो लोकल जो स्टेट में आयोग होते हैं, जो है कि लोक सेवा आयोग से नीचे आयोग जो काम करता है ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए, वहाँ भी काम आता है। लेकिन बेसिकली मेरा जो क्लासेस होता है, मैंने बताया कि थोड़ा डिटेल्स होता है, बहुत लंबी क्लासेस होती हैं। इस वजह से मैं ऐसे लोगों को सजेस्ट नहीं करता है कि आप मेरी क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। पता चले साइंस भी पढ़ेंगे 200 लेक्चर में पूरा, तो 200 लेक्चर में तो वहाँ पूरा जीएस पढ़ा दिया जाता है। ग्रुप ऑफ सीडी के लिए लोग पूरा जीएस पढ़ा देते हैं। इतना कॉन्सेप्चुअल वहाँ पढ़ाते नहीं, लोग सिर्फ तथ्य उठा करके एक लाइन में लिखाते चले जाते हैं, फैक्ट 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 लिखाते हैं। तो वो चीज़ें उनको ज़रूरत नहीं, तो उनको लगेगा यहाँ पे बोरिंग या बहुत ज़्यादा, लोग बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें बहुत मेहनत करना होगा, जो कि उतना मेहनत की ज़रूरत नहीं, उनको सिर्फ रटने की ज़रूरत है। तो जो लोग सी और डी, ग्रुप सी और डी की तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ रटने की ज़रूरत है। इसलिए मैं उनको सीधे सीधे मना करता हूँ, मैं बता देता हूँ कि आपके लिए क्लासेस नहीं है। ये क्लासेस उनके लिए है जिनके अंदर पेशेंस की क्षमता हो, धैर्य हो, और ये चीज़ें डिमांड होती है सिविल सर्विसेज में। बाकी एग्जाम में धैर्य वगैरह कोई डिमांड नहीं होता। सिविल सर्विसेज वालों के लिए बहुत ही धैर्य रखने की जरूरत होती है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें भी लड़ना है, उन्हें भी फेस करना है हमें, और अपनी तैयारी को भी फोकस करना है कि हम वहाँ भी मैनेज कर सकें, उसे भी कंटिन्यू कर सकें। तो उसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। वो धैर्य उसी समय से शुरू होता है जब आप सोचते हैं कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है। उसी समय से आप उस जो है कि पूरे एग्जाम से गुजरना शुरू हो जाते हैं। वो एग्जाम यही गुजरता है कि आप पढ़ाई कर पा रहे हैं नहीं, पढ़ाई में आप डिटेल्स में चीज़ें पढ़ रहे हैं या गाइड टाइप की किताबें लेके पढ़ रहे हैं, सिर्फ 1 लाइनर पढ़ रहे हैं, तो वही चीज़ें आपको पहुंचाती है सिलेक्शन तक। तो आपको यहाँ पे एक फुल पैकेज लेके चलना है। आपके अंदर वो कॉन्शियस होना चाहिए कि हमें कंप्लीटली डिटेल से पढ़ना है। क्षमता होनी चाहिए, सहन की क्षमता होनी चाहिए, आप सह सकिए, खूब लंबी पढ़ सकिए, किताबें पढ़ सकिए। 10 पन्ना 20 पन्ना आप पढ़िए तो आपको लगे, जैसे होता क्या है कि वनडे एग्जाम वाले 10 पन्ना में सोचेंगे उनको 100 फैक्ट मिल जाए, लेकिन यहाँ 10 पन्ना पढ़ने के बाद पता चला 1 फैक्ट मिल रहा है, तो इससे भी घबराना नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से हमारी क्लासेज होती है लंबी। मैं बहुत ही आराम से समझाते हुए एक एक चीज़ चलता हूँ ताकि आपको कोई कमी न रहे, न तो कॉन्सेप्ट में कमी रहे, न तो फैक्ट में कमी रहे। जितना मैं फैक्ट देता हूँ पर्याप्त है, ध्यान रखिए। आपको एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, वो लिख लीजिए मेरे फैक्ट, बस। फिर आपको फैक्ट खोजने की ज़रूरत नहीं है कि आप दुनिया भर का फैक्ट खोजते रहिए, ज़िंदगी बीत जाएगी फैक्ट खोजते खोजते, कुछ नहीं होगा। जो मैं दे रहा हूँ बस यही आपके लिए रामबाण है, यही आपकी नैया पार करा देगी सिविल सर्विसेज में। अगर आप कर जाते हैं उतना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर जाइए, काम हो जाएगा। तो चलिए फिर एक लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, जिसमें जीवाणु कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर जीवाणु के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो एक लेक्चर और झेलिए जीवाणुओं के लिए, खूब जीवाणु हम लोग पढ़ रहे हैं इतनी देर से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए